गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं हम लोग जनवरी 2026 की दर्पण। तो नेशनल सेक्शन में फर्स्ट न्यूज क्या है? बिहार चुनाव। देखते हैं बिहार चुनाव के बारे में हमें क्या जानना आवश्यक है एटलीस्ट। तो बिहार चुनाव जो हुआ है किसका हुआ है? विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा का चुनाव हुआ है। तो वहाँ विधानसभा में कितनी सीटें हैं जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में? 243 सीटों पर चुनाव हुआ है। इन सीटों पर जो चुनाव हुआ है, चुनाव कौन करवाएगा? चुनाव आयोग। वही भारत का चुनाव आयोग करवाएगा। चुनाव आयोग ने करवाया चुनाव। ये जो 243 सीट्स हैं, इसमें जो चुनाव के बाद नतीजे आए हैं वो क्या रहे? दो प्रमुख ग्रुप थे। एक था एनडीए और दूसरा था इंडिया अलायंस, INDIA। तो एनडीए को कितनी सीटें मिली हैं? 202। और जो इंडिया अलायंस है 35 सीटें हैं। आपको सीटें याद नहीं रखनी है कम से कम। हम यहाँ कुछ समझाने का प्रयास करें सरकार का। तो सरकार, अगर यहाँ पर जो नतीजे आए हैं ये, तो नतीजों के बाद में सरकार बनानी होती है। तो सरकार जो बनती है, सरकार बनती है कब? इसके लिए कितना आपको वोटिंग चाहिए? 50% से ज़्यादा सीटें, 50% प्लस एक सीट। इतनी सीटें जिसके पास होंगी, जिस पार्टी के पास, वो बनाएगा सरकार। तो जब हम आप इसका 243 का निकालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है एनडीए की सीटें ज़्यादा आई हैं। एनडीए क्या है? गठबंधन है। एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन है। एनडीए जो गठबंधन है, मतलब गठबंधन क्या होता है? कई पार्टियों का समूह है। एनडीए क्या है? गठबंधन है। गठबंधन है किनका? पार्टियों का। कौन कौन सी पार्टी है? सबसे ज्यादा पार्टी जो लीड करती है उसको बोलते हैं लीड पार्टी। तो बीजेपी इसको लीड कर रही है। बाकी कौन सी हैं? जदयू, जनता दल यूनाइटेड, प्लस और छोटी छोटी पार्टी हैं यहाँ पर। इंडिया अलायंस में कौन से हैं? आरजेडी है, यहाँ पर कांग्रेस है। मैं आपको यहाँ गठबंधन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या है, ठीक है। और भी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां शामिल होती हैं। इनके कुछ अपने टर्म्स होते हैं जिससे शामिल होते थे। गठबंधन है। तो यहाँ सरकार बनाया किसने? एनडीए की सरकार बनी। जैसे कि अभी केंद्र सरकार में एनडीए की सरकार है, लेकिन कोई लीड कौन कर रहा है? बीजेपी लीड कर रही है। तो बनी यहाँ एनडीए की सरकार। लेकिन यहाँ जो एनडीए में घटक दल बीजेपी और जदयू हैं, इनकी सीटें ज्यादा थी। बीजेपी को 89 सीटें मिली हैं और जदयू को 85। अब जब एनडीए की सरकार बने थी, इसको लीड कौन कर रहा है इसको? तो विधायक कितने चुन के आए? 243 सीट थी, तो 243 विधायक चुनकर आए। जो लोग चुनकर आए उनको क्या बोलेंगे? विधायक। इन विधायकों में से 50% प्लस 1 का समर्थन किसको मिला? इसका लीडर चुना गया नीतीश कुमार को। नीतीश है, नीतीश नहीं है। वंस अगेन नीतीश कुमार, है ना। नीतीश कुमार को क्या चुना गया? लीडर चुना गया, नेता। किसका नेता? बहुमत प्राप्त दल का नेता। यह पॉलिटिक्स का हिस्सा है, स्पष्ट समझेंगे और अच्छा लगेगा आपको। बहुमत प्राप्त दल का नेता चुना गया, ठीक है। किसको? नीतीश बाबू को। अब चुना गया इनको, तो इसी को बनाया जाता है चीफ मिनिस्टर, सीएम। तो सीएम बनाया गया किसको? नीतीश बाबू को। सीएम बनाया जाएगा तो उससे पहले होता है शपथ। बहुमत प्राप्त दल का नेता किसके सामने बहुमत पेश करता है? राज्यपाल के सामने। और राज्यपाल दिलवाता है क्या? शपथ। किसको?
चीफ मिनिस्टर साहब को। तो चीफ मिनिस्टर को शपथ दिलवाई गवर्नर ने और नीतीश कुमार बन गए चीफ मिनिस्टर। इस प्रकार से ये नीतीश कुमार 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, 10वीं बार सीएम की शपथ ली। इसका मतलब 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बने, है ना। राज्यपाल और किसको शपथ दिलवाएगा? और जो अन्य मंत्री हैं, तो अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को शपथ दिलवाएगा। कौन? राज्यपाल। ठीक है, ये बन गया इनकी सरकार। यहाँ एक बात याद रखनी है, वहाँ क्या डिप्टी सीएम बनाया गया है। आजकल कल्चर में है, हर राज्य में डिप्टी सीएम होते हैं, जैसे यूपी में ब्रजेश पाठक हैं, मौर्य जी हैं। तो यहाँ डिप्टी सीएम बनाया गया है सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी ये बीजेपी से हैं। यहाँ आपको समझना ये है कि डिप्टी सीएम जैसा कोई पद होता नहीं है, संविधान में ऐसा कोई पद नहीं है। तो ये राजनैतिक रूप से बस बना दिया जाता है कि हाँ, लोग संतुष्ट रहें, सीएम के बाद इन्हीं का नंबर है। इस तरह से ये नीतीश बाबू सीएम बने। अगर कार्यकाल देखते हैं तो सबसे अधिक कार्यकाल तक के सीएम कौन से रहे? सबसे ज्यादा समय तक सीएम कौन रहा? तो ये रिकॉर्ड है पवन कुमार चामलिंगम के नाम। पवन कुमार चामलिंग कहाँ के सीएम थे? सिक्किम के। लगभग 24 साल तक रहे। नीतीश बाबू का हुआ अभी 20 साल। दूसरे नंबर पर कौन है? ये तो पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है नवीन पटनायक, सबसे लंबा कार्यकाल। इनके पास सीएम रहे 1994 से, सीएम रहे उड़ीसा की। लगभग 24 वर्ष, कुछ दिनों का डिफरेंस है दोनों के बीच में। इनके पास 24 साल 165 दिन का है और ये हैं 24 साल 99 डेज। तो आपको ये पीरियड नहीं याद रखना है, सबसे ज्यादा कार्यकाल इनका रहा, फिर नवीन जी का रहा है। थर्ड नंबर पर ज्योति बसु है। तो ये हो गया जो चुनाव था। वहां पर जो क्या नाम है, बिहार विधानसभा में महिलाएं भी चुनकर आई हैं। 29 महिलाएं चुनकर आई हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग चुनाव से। लाल किले में जो विस्फोट हुआ है, लाल किले के निकट विस्फोट। देखिए, यहाँ आपके लिए जानने लायक यहाँ परिस्थिति कुछ खास नहीं है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाए एटलीस्ट। लाल किला आप लोग जानते हैं कहाँ पर है? हम दिल्ली के लाल किले की बात कर रहे हैं। यहीं पर विस्फोट हुआ है। विस्फोट जो हुआ है उसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या? इसमें जो लोग शामिल थे वो प्रोफेसर्स हैं, जो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, डॉक्टर्स। कहाँ से हैं ये? एक यूनिवर्सिटी का नाम है अल फलाह यूनिवर्सिटी। हालांकि इनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी कहाँ की है? ये हरियाणा के एनसीआर वाला जो रीजन है वहीं से है। तो इसकी मान्यता भी रद्द कर दी गई है और इसके डोनेशंस जो हैं, फॉरेन डोनेशंस बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, इसीलिए इसकी जांच चल रही है, इसकी भी, अल फलाह यूनिवर्सिटी की भी।
चूंकि विस्फोट हुआ है तो ये एक प्रकार से टेरर इवेंट टेरर जो है घटना है। तो इसकी जांच, जब टेरर इवेंट्स होता है उसकी जांच कौन करता है? एनआईए। एनआईए क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कब स्थापित हुई थी? 2008 में। आपको बैकग्राउंड क्या था इसकी स्थापना का? आपको याद होगा 26/11 की जो घटना हुई थी, मुंबई ब्लास्ट, अजमल आमिर कसाब की, उसके बाद सरकार ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था एनआईए एक्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट 2008। ये पास किया गया और इसी के तहत एनआईए का गठन किया गया था 2008 में। क्यों? पर्पज क्या था? आतंकी घटनाओं का जांच करना। देश भर में होने वाली जो आतंकी घटनाएं थी उनकी जांच करना, और जो इनकी फंडिंग मिलती है, टेरर फंडिंग, आतंकी वित्तीय हिंदी में हो जाएगा, इसकी जांच करना, और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इन सब मामलों की जांच करने का दायित्व इसको सौंपा गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। कुछ ब्रांचेज उसकी पूरी इंडिया में फैली हुई हैं। तो ये कुछ हो गया एनआईए के बारे में। यहाँ एक चीज याद रखेंगे एनआईए के बारे में, चूंकि इसका गठन एनआईए एक्ट के तहत हुआ है, अतः जब किसी संस्था की स्थापना किसी कानून के तहत होती है तब उसे कहते हैं वह एक सांविधिक निकाय है। निकाय का मतलब संस्था, कुछ भी रख लीजिए। बॉडी हिंदी इंग्लिश में होता है, निकाय का बॉडी यूज करते हैं। संवैधानिक नहीं, सांविधिक संस्था है, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये एक सांविधिक संस्था है, ना कि संवैधानिक। लिख दे रहा हूं मैं, संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था वह संस्था होती है जिसका उल्लेख संविधान में होता है। चूंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है इसलिए यह संवैधानिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट है सरदार पटेल की जयंती। इसमें हमारे लिए क्या जानना आवश्यक है? कब मनाई जाती है? पटेल जी कौन थे? इन्हें क्या किस नाम से जानते हैं? तो पटेल जी की जयंती मनाते हैं 31 अक्टूबर को। मतलब इनका जयंती का मतलब क्या हुआ? इनका बर्थडे मनाते हैं। इसी दिन संयोग से 31 अक्टूबर को जो इंदिरा गांधी है उनका शहीद दिवस मनाया जाता है। इंदिरा गांधी का बलिदान। क्यों? इसी दिन, कब? 31 अक्टूबर 1984 में इनके बॉडीगार्ड ने गोली मारकर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। और उस समय इंदिरा गांधी क्या थी हमारी? द देन पीएम, उस समय की प्रधानमंत्री थी। द देन पीएम का मतलब उस समय की या तत्कालीन पीएम थी। तो दो घटनाओं में से एक घटना को बर्थडे के रूप में सरकार मनाने का घोषणा कर रही है। और इस दिन क्या करेंगे, इन्होंने बताया है सरकार ने कि गणतंत्र दिवस की जैसी व्यवस्था की जाएगी। खैर, सरकारी को तो पॉलिटिकल मामला है, हमें यहाँ पटेल जी के बारे में जानना है एटलीस्ट। पटेल जी के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो कई योगदान है देश के लिए। ये देश के डिप्टी पीएम थे पहले, वल्लभ भाई पटेल साहब, प्लस स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। एज ए गृह मंत्री इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए, जैसे देशी रियासतों का जो विलय हो पाया वो इन्हीं की वजह से हो पाया। देशी रियासतों का विलय, रियासत का मतलब होता है जो
राजा होते हैं, उन्हीं की रियासतें होती, क्षेत्र होता है। तो देशी रियासतों का विलय इन्हीं की वजह से हुआ। इन्हीं की वजह से आपको याद होगा एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद को मिलाने के लिए। हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। इसके अलावा पटेल जी की हम बात करते हैं तो पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। प्लस इनका एक वो याद होगा आपको, जो एक सत्याग्रह चलाया था जिसको बोलते हैं बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह, इसी में इनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। तो ये कुछ इनके बारे में है, और इनकी एक मूर्ति बनी हुई है कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर। तो ये हो गया पटेल साहब के बारे में कुछ बातें। नेक्स्ट है UCCN। ये क्या है? इट इज नथिंग, फुल फॉर्म है इसका यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। ये किसने शुरू किया है? इसने शुरू किया है। किसने? यूनेस्को ने। कब से शुरू किया गया है? 2004 से। पहले यूनेस्को का पता हमें फुल फॉर्म पता होना जरूरी है। UN फॉर यूनाइटेड नेशन। आगे का याद करना है। एजुकेशनल एंड साइंटिफिक। यही मेन टर्म है, की टर्म यही है जो आपको याद रखना है। लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, सब जगह होता ही है, संगठन है तो लगेगा ही। तो ये होगा यूनेस्को। शुरू कब हुआ था ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क? 2004 से शुरू किया गया। यूनेस्को है क्या? यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र यूएन की एजेंसी है। यूएन की एजेंसी है जो शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में काम करती है। इसी का प्रोग्राम है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, जो 2004 में शुरू हुआ। ये होता क्या है? इसके अंतर्गत कई श्रेणियां बना रखी हैं जिसके तहत शहरों को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो श्रेणियां बना रखी हैं, जैसे संगीत के क्षेत्र में अगर किसी शहर ने काम किया है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। या शिल्प और लोक कला में, शिल्प एंड लोक कला, या साहित्य है, लिटरेचर, या मूवी फिल्म है। एक होता है पाक कला। पाकिस्तान वाली पाकिस्तान वो पाक नहीं है ये। खाना बनाना जिसको बोलते हैं ना, खाना, भोजन, फूड, इसके लिए। और अभी लेटेस्ट में इंट्रोड्यूस किया गया आर्किटेक्चर को। तो इन श्रेणियों में राज्यों को रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब यहाँ पर न्यूज क्या है? पाक कला के क्षेत्र में, इस वाले में लखनऊ को रिकॉग्नाइज किया गया है। न्यूज है ये, लखनऊ को रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक। और लखनऊ नवा शहर है भारत का। ये कौन सा शहर है? भारत का नवा शहर है जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है। तो बाकी 8 शहर कौन से हैं? 8 शहरों में जैसे बाकी हैं
सबसे पहले एक्सेप्ट किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था जयपुर 2015 में, और 2015 में ही वाराणसी को एक्सेप्ट किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था यूनेस्को के द्वारा। वाराणसी को संगीत के क्षेत्र में किया गया था और जयपुर को शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में। शिल्प एंड लोक कला के क्षेत्र में। रेस्ट ऑफ सिटीज, जैसे हमारा चेन्नई कभी कभी मैचिंग के लिए आता है, सो एक जनरल आइडिया रखेंगे। चेन्नई को भी संगीत के लिए, मुंबई, मुंबई तो मूवीज के लिए है। हैदराबाद, हैदराबाद भी पाक कला के लिए था, जैसे अभी लखनऊ को दिया गया है। ग्वालियर, संगीत के लिए, ग्वालियर में घराने हैं, वहां से याद रखेंगे। और कोझिकोड साहित्य के लिए। ये हो गए मेजर जो रिकॉग्नाइज किए गए थे। लास्ट है श्रीनगर, शिल्प और लोक कला के लिए। तो ये 8 शहर जिनको इसके तहत रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को के तहत। नेक्स्ट क्या है, वंदे मातरम की रचना। वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे हो गए हैं, इस वजह से न्यूज में है। वंदे मातरम के बारे में हम पहले जानते हैं, ये है क्या। मौजूदा स्तर पर क्या है हमारा, ये राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत, एंथम नहीं, नेशनल सॉन्ग अलग चीज है और नेशनल एंथम अलग है। तो ये हमारा नेशनल सॉन्ग है। कब स्वीकार किया गया था इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में? 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया। हमने का मतलब संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। संविधान सभा का मतलब भारत ने स्वीकार किया, संविधान सभा द्वारा। इसी तारीख को राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को स्वीकार किया गया। अब हम जानते हैं वंदे मातरम के बारे में। ये क्या है, वंदे मातरम आपने सुना होगा, कुछ लाइनें, 2 स्टैंजा हैं, 2 स्टैंजा, 2 पैरा, जिन्हें एक्सेप्ट किया गया है। क्या है ना, सुजलाम सुफलाम करके जो आता है, आपने सुना होगा, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। 2 स्टैंजा को एक्सेप्ट किया गया था और इसकी रचना कब की गई थी? 1875 में। अब रचना किसके द्वारा की गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी, देखिए बांग्ला, ये चटर्जी साहब पश्चिम बंगाल से थे, ठीक है, 1875 में। और पब्लिश कहाँ हुआ था ये? 1875 में एक मैगजीन है बंग प्रकाश, बंग प्रकाश नहीं है, बंग दर्शन, बंग दर्शन मैगजीन में पब्लिश किया गया था इसको। तो 1875 से अब जोड़ेंगे तो 150 साल हो जाते हैं, उसी को हम 150 साल मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इसके बारे में हो गया। अब हम जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे वंदे मातरम पहली बार गाया गया,
पहली बार गाया, कहाँ गाया गया? 1896। कहाँ और लोकेशन क्या थी? कहाँ है? कलकत्ता। और कलकत्ता में चल रहा था कांग्रेस का अधिवेशन, आईएनसी के अधिवेशन में। ठीक है, किसने गाया? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने गाया यहाँ पर? गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी बंगाली हैं, कलकत्ता से थे। ये वही हैं जिन्होंने क्या लिखा है? जनगण मन। ये लेखक हैं या रचयिता हैं, और जिनको नोबेल भी मिल चुका है। कब? 1913 में। किस लिए? गीतांजलि के लिए, है ना। तो ये हो गया टैगोर जी के बारे में। तो पहली बार गाया गया था 1896 में कलकत्ता में आईएनसी के अधिवेशन में। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जब हम आज़ाद हुए, आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा था, तो जो स्वदेशी आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया? 1905 में। तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत था ये। घूम घूम कर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो गाया करते थे पूरे भारत में। इसको भारत को जोड़ने का काम किया इस वंदे मातरम ने। अच्छा, ये जो लिया गया यहाँ पर एक फैक्ट और बच रहा है, वो क्या जो की गई थी? इन्होंने लिखा था एक उपन्यास जिसका नाम था आनंद मठ, उसी में इसका वर्णन था। नेक्स्ट क्या है? राफेल। राष्ट्रपति द्वारा राफेल की उड़ान। राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होता है, सेना का प्रमुख होता है। तो उसने वो जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने राफेल से उड़ान भरी। यहाँ पर पहली बात तो ये है कि राफेल से उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति है। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने खरीदा ही है इन्हीं के टेन्योर में। राफेल से उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति। ठीक, ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। राफेल एक फाइटर जेट, यहाँ पे लेकिन लोकेशन भी लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। कहाँ से भरी है उड़ान? हो सकता है पूछा जाता है कभी कभी लोकेशन। तो अंबाला हमारा स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन, वहां से। अंबाला कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रपति उड़ान भर चुके हैं। राफेल क्या है? एक लड़ाकू विमान है। राफेल एक लड़ाकू विमान है। तो लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाली दूसरी महिला है। लड़ाकू विमान से, हम राफेल की बात नहीं कर रहे हैं, लड़ाकू विमान। राफेल भी हो सकता है, सुखोई भी हो सकता है। तो लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति। भारत को अब तक कितनी महिला राष्ट्रपति मिली है? सिर्फ दो। पहली प्रतिभा देवी पाटिल, और दूसरी ये। तो लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाली पहली महिला कौन होंगी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा पाटिल, है ना। एक और स्टेटमेंट आता है, पहले राष्ट्रपति जिन्होंने उड़ान भरी। जिन्होंने
लड़ाकू विमान से उड़ान की या उड़ान भरी। कुछ नहीं होता है, बस जाते हैं, बैठते हैं और यात्रा करते हैं। इसी चूँकि लड़ाकू विमान एक प्रेस्टीज है और देश का राष्ट्रपति बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहली बार उड़ान भरी थी कलाम साहब ने, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। आपको यहाँ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए अगर याद रखना है तो आपको याद रख सकते हैं रफाल या राफेल हमने कहाँ से खरीदा है? फ्रांस से, है ना? और ये फाइटर जेट है। फाइटर का मतलब लड़ने वाला, फाइटर एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट तो वो भी होता है जिससे लोग जाते हैं, जिसको बोलते हैं जहाज, लेकिन वो सिविल एयरक्राफ्ट है क्योंकि लोग ट्रेवल करते हैं। ये फाइटर है। फाइटर एयरक्राफ्ट जब होता है इसका मतलब उसमें क्या है? उसमें मिसाइल लगी होंगी। उसमें हो सकता है क्या गन्स लगी होंगी। ठीक है, मिसाइल हो सकता है, न्यूक्लियर वाली भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, नॉर्मल बॉम्ब वाली। इसके अलावा बॉम्ब हो सकते हैं, या ग्लाइडर बम आपने पढ़ा होगा, जो ग्लाइडर बम गौरव, ये लगा हो सकता है। तो ये होते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट। तो हमने फ्रांस से खरीदा है राफेल। नेक्स्ट है, हॉकी के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। हॉकी के 100 वर्ष, तो इसका कोई रिलेवेंस मुझे भी फिलहाल एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो नहीं लग रहा है। कब से शुरू हुआ था? 1925 से। भारत में हॉकी को रेगुलेट कौन करता है? हॉकी इंडिया, तो वही सेलिब्रेट कर रहा है। नेक्स्ट है, एक सैटेलाइट है CMS-03, सैटेलाइट का सफल परीक्षण। ये काफी इम्पोर्टेंट विषय है हमारे लिए। तो 2-3 बातें आपको पहले से पता होंगी, जो नहीं पता है वो हम पहले चर्चा करते हैं। CMS-03 सैटेलाइट है। सैटेलाइट भी कौन सा है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह। ठीक है, संचार उपग्रह काम क्या करेगा? कम्युनिकेशन का। किसके लिए है ये? नेवी के लिए है। नेवी हमारी कहाँ है? इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में। तो उसके लिए भी क्या काम करेगा ये? उसके लिए काम ये करेगा कि जो नेवी के लोग होंगे वहाँ पर, हमारी जो सेना होगी, वो बेहतर तरीके से संचार कर पाएगी। संचार का मतलब बातचीत कर पाएगी। तो संचार सुविधा बेहतर, प्लस डेटा कम्युनिकेशन जो हम लोग करते हैं, डेटा कम्युनिकेशन बेहतर होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हो पाएगी। तो इससे हमारी जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसमें सुधार होगा। तो इसका पर्पज है नेवी को कम्युनिकेशन सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ठीक, अब हम और जानते हैं, ये हमारा जो सैटेलाइट है CMS-03, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? पहले इसको स्थापित किया जाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। तो वहां स्थापित हो भी गया है। जियो स्टेशनरी को हिंदी में बोलते हैं भू-स्थैतिक कक्षा। भू-स्थैतिक कक्षा ये कहाँ पर होती है? कितनी ऊंचाई पर होती है? इसकी ऊंचाई होती है मोटा मोटा 36,000 किलोमीटर। एग्जैक्ट आपको याद नहीं रखना, 35,965 समथिंग है। तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट होती है जिसमें ये चक्कर लगाता है। खास बात क्या होती है? यह पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, मात्र 24 घंटे में।
मतलब इसका रोटेशन और पृथ्वी का रोटेशन बराबर है, बराबर अर्थ रोटेशन। इसका प्रभाव क्या होता है? भूस्थैतिक का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की तुलना में, पृथ्वी की तुलना में, तुलना से बेटर है सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहता है। ये बहुत ही खास बात है इसकी, पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर। कैसे? सपोज कर लीजिए ये पृथ्वी है ना, और मानकर चलिए कि हम इंडिया हमारा ये है, तो हमारा जो सैटेलाइट है ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। बहुत ध्यान से समझेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। इसकी ऊंचाई, इसकी जो डिस्टेंस है पृथ्वी की सतह से वो कितनी है? 36,000। 36 के का मतलब होता है 1000, 3 जीरो आ गई, तो 36,000 किलोमीटर की डिस्टेंस है। यहाँ से कम्युनिकेशन अगर करना है, मान लीजिए मोबाइल के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू, तो डेटा यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, आराम से जा सकता है। मान लीजिए, क्या ये संभव है, हमारा एक सैटेलाइट हम यहाँ पर हो, मान लीजिए कि पृथ्वी के दूसरे कोने पर, तो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन हो पाएगा क्या? बहुत मुश्किल है। तो इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प है भूस्थैतिक कक्षा। मतलब ये कि पृथ्वी मान लो यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर है, अब पृथ्वी का ये हिस्सा घूम के, ये वाला घूम के यहाँ पहुंचा, तो ये भी इसके साथ घूमते घूमते यहीं पहुंच जाएगा। इस हिस्से के सामने हमेशा ये बना रहेगा सैटेलाइट, जैसे ये है यहाँ बना हुआ, ये हिस्सा इधर गया तो ये भी यहाँ आ जाएगा, ये हिस्सा इधर जाएगा तो सैटेलाइट भी यहाँ आ जाएगा। मतलब ये हमेशा पृथ्वी के ऊपर बना रहेगा, इसी को बोलते हैं भूस्थैतिक कक्षा। तो ये हो गया इसके बारे में बेसिक जानकारी, जो सैटेलाइट है ये मेन है। अभी यहाँ किया गया सैटेलाइट जब भी होता है उसको क्या करते हैं? लॉन्च किया जाता है। तो लॉन्च किया गया, तो लॉन्च किया गया, भेजा गया, तो किससे भेजा गया? कौन सा व्हीकल था जिससे भेजा गया? लॉन्चिंग व्हीकल, हिंदी में क्या होगा इसका? प्रक्षेपण यान। इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, सो आज नहीं करेंगे। नाम क्या है लॉन्चिंग व्हीकल का, सिर्फ हम उसी पर बताएंगे। नाम है LVM-3 M5, ये उसका नाम है जिससे लॉन्च किया गया। इसको GSLV Mark 3 भी कहते हैं, और इसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जा रहा है। ये क्या है? रॉकेट है। ठीक, इसकी सहायता से हम बनाएंगे रॉकेट, है ना। ये है हमारा रॉकेट, यहां पर है हमारा सैटेलाइट, जिसका वजन लगभग लगभग 4.5 टन के आसपास आसपास है, 4450 केजी। इस रॉकेट से लॉन्च किया गया। हमारे लिए यहाँ जानना क्यों आवश्यक है कि ये जो रॉकेट सैटेलाइट है CMS-03, ये सबसे वजनी सैटेलाइट है, सबसे वजनी सैटेलाइट है, जिसे भारत ने लॉन्च किया है, जिसे भारत ने अपने रॉकेट से लॉन्च किया है। इसका मतलब ये भी हुआ, अब तक काम कैसे होता था? तो अब तक हमारे जब वजनी वाले होते थे, 4000 किलो से ज्यादा वाले हैं, तो हम विदेशों में लॉन्च करते थे। कहाँ से लॉन्च करवाते थे? विदेशों से। विदेशों में अभी कौन सी कंपनी है? SpaceX है, या एरियन स्पेस है,
इनसे हम लॉन्च करवाते थे अपना सैटेलाइट, ज़्यादा वजन हो गया तो। अब क्या होगा, अब तक तो ये हुआ, लेकिन अब ये होगा, अब भारत आत्मनिर्भर हो गया है। देखिए, ये है मेंस का, आपको जो समझना है, आत्मनिर्भर किस मामले में? सैटेलाइट लॉन्चिंग में। इतने वजन वाले लॉन्च भी हम खुद ही कर लेंगे। सैटेलाइट लॉन्चिंग भी वजन वाले, ज्यादा वजन, या जो ज्यादा भारी है, 4000 4500 तक तो हम लॉन्च कर सकते हैं कम से कम। तो ये हो गया फायदा। और जब ये आत्मनिर्भर हो गया, हम खुद लॉन्च करेंगे, तो क्या होगा, हमारा पैसा बचेगा, हमारे खर्च में कमी आएगी, और दूसरों का भी लॉन्च करेंगे तो हमें पैसा भी मिलेगा। तो 4x बढ़ेगा हमारा। क्या मिलेगा? 4x मिलेगा, विदेशी मुद्रा मिलेगी। तो ये हो गया पूरा ये सैटेलाइट का जो विवरण है। इसका CMS-03 जो लॉन्च किया गया, इसका एक और नाम रखा गया है। अदर नेम क्या है इसका? GSAT-7R। और ये एक पहले से उपग्रह है जिसको रिप्लेस करेगा, और इनका कार्यकाल क्या होगा, 15 साल तक ये काम करेगा। तो ये तो हो गया सारी इसकी स्टोरी। अभी यहाँ पर आपको जो याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है कहाँ से लॉन्च किया गया, कहाँ से छोड़ा गया। तो हमारे पास एक ही स्थान है, हर बार मैं वही बताता हूँ, तो इस बार भी वही है, कोई और स्थान नहीं है। तो आंख बंद करके आप इसको लिखेंगे, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। वहीं पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है, उसी से किया जाता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर, CENTRE। तो ये हो गया इनका पूरा लॉन्चिंग। नेक्स्ट है INS इच्छक। देखिए, INS लगा हुआ है, मतलब इंडियन नेवल का जहाज है, ये तो आप बाय डिफॉल्ट मानकर चलिए, नेवी का जहाज। काम क्या करेगा इसका? जल सर्वेक्षण, जल सर्वेक्षण। तो जल सर्वेक्षण कैपेसिटी भारत की बढ़ेगी जब ये करेगा, तो इससे हम तैयार करेंगे मैप। क्या तैयार करेंगे? मानचित्र। आज जब ये मानचित्र तैयार हो जाएगा, वाटर सर्वे करेंगे, जल सर्वेक्षण, क्षमता बढ़ेगी हमारी, और इससे हम मैपिंग करेंगे। मैपिंग किन क्षेत्रों की? जो अनजान क्षेत्र है, जहां अभी तक हमारे पास इनके मैप नहीं है। कहाँ करेंगे? ये इंडियन ओशन में करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हमारे आसपास हिंद महासागर है, इसी से हमको लाभ होना है। तो जब हिंद महासागर के जो अनजान क्षेत्र हैं उनकी मैपिंग की जाएगी, तो क्या होगा, सबको मैप उपलब्ध होंगे। जब मैप उपलब्ध होंगे तो समुद्री सुरक्षा हम आराम से बढ़ा सकते हैं। तो फायदा क्या होगा हमारा, समुद्री सुरक्षा बढ़ेगी, प्लस जो हमारे व्यापार मार्ग हैं, क्योंकि व्यापार वहीं से होता है, कहाँ से, हिंद महासागर से। तो जो व्यापार मार्ग हैं वो क्या होंगे, और सुरक्षित हो जाएंगे। जो लोग यात्रा करेंगे उनको यात्रा करना सुरक्षित हो जाएगा। तो ये हो गया इसका काम के बारे में। एक जानकारी यहाँ पर आपको याद रखनी है, और वो है इसका निर्माण। निर्माण के लिए हमारे पास 2-3 सेंटर हैं, जिनके नाम, एक जो है जिसने बनाया है उसका नाम है GRSE। ये कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। और GRSC क्या है? गार्डन रीच एंड
शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसके द्वारा किया गया है। और ये क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसने इसका निर्माण किया है। किसका? आईएनएस इच्छक का। इसके अलावा नेक्स्ट है आईएनएस माहे। ये भी क्या है? स्वाभाविक सी बात है तो जहाज ही, नेवी का जहाज है। नेवी का जहाज है तो सेफ्टी सिक्योरिटी वाला काम। बनाया किसने है इसका? बिल्ट बाई या निर्माण किसने किया है? निर्माण किया कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ होगा? कोचीन में। और कोचीन कहाँ है? केरल में। केरल में कोचीन आप जानते होंगे एक पोर्ट है, पूछा जाता है मैचिंग में। तो कोचीन शहर भी है, वहीं पोर्ट है, तो कोचीन पोर्ट में है। तो इनने बनाया है, इसका नाम रखा गया माहे। हो सकता है पूछा जाए, तो माहे नाम इसलिए रखा गया है कि पांडिचेरी का एक शहर है, पांडिचेरी या पुदुचेरी का शहर है माहे, उसी के नाम पर रखा गया है। आपको याद होगा माहे, कराईकल, यनम, ये सारे जो अलग अलग लोकेशंस पर है। ये है कौन सा जहाज? एंटी सबमरीन वारफेयर सिस्टम है। एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट है, लेकिन ये उथले वाला पानी वाला है, सैलो वाटर एयरक्राफ्ट है। सैलो मतलब उथला पानी जहाँ होता है। काम अंडर वाटर सर्विलांस। VEILLANC, अंडर वाटर सर्विलांस। सर्विलांस की हिंदी होता है निगरानी, तो जल के नीचे निगरानी करना। तो देखिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है? केरला में है। गार्डन रिच कहाँ है? कोलकाता में। एक और है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, वो मुंबई में है। 3 हैं जो नेवी से जुड़े हुए हैं एटलीस्ट। नेक्स्ट है दिव्य कला मेला। ये क्या है? आयोजन कहाँ हुआ? तो पहली बात तो मेला है किसका? दिव्य कला का। मतलब किससे संबंधित है? दिव्य संबंधित है दिव्यांग से। तो दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनका मेला है। कहाँ आयोजन हुआ इसका? लखनऊ में। LUCKNOW, लखनऊ में आयोजन किया गया। यहाँ पर क्या किया गया? आयोजन में भी मेला है, तो मेला में क्या होगा? प्रदर्शनी लगेगी। जो दिव्यांग लोग हैं, इनकी जो कलाएं हैं, इनके द्वारा जो निर्मित सामान है, इसकी यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई। ठीक, तो लोगों ने सामान खरीदा, बेचा, बिक्री के लिए, सेलिंग। चूंकि मेला है तो यही होगा काम। यहाँ आपको क्या याद रखना है? दिव्यांग का मतलब जो पहले हम लोग पढ़ते थे, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो दिव्यांग जो विकलांग शब्द था उसी को दिव्यांग कर दिया गया है। तो इनसे जुड़े हुए जो भी काम होंगे वो कौन सा मंत्रालय करता है? कभी भी कोई योजना आती है जो दिव्यांगों से जुड़ी हुई है, ठीक है, वो हमेशा एक ही मंत्रालय है जिम्मेदार इसके लिए, सामाजिक न्याय मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। हर मंत्रालय के कुछ काम हैं और उसी की बेसिस पर वो योजना चलाता है। काम इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि शेड्यूल कास्ट से जुड़ा हुआ है,
या ओबीसी से जुड़ा हुआ है या फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, तो फाइनेंस वाला काम फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी। शेड्यूल ट्राइब का जो काम होगा, कोई भी योजना होगी, वो ट्राइबल मंत्रालय है, जनजातीय मंत्रालय, वो देखेगा। ओबीसी का जो जो भी योजनाएं होंगी वो जाएंगी सामाजिक न्याय और अधिकारिता में। वैसे ही दिव्यांगों का भी यही मंत्रालय है। क्यों? क्योंकि आपको कभी-कभी जो मैचिंग के लिए आता है कि योजना किसकी है, एक कॉमन सेंस लगाकर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, नहीं भी पता है तो भी। तो ये हो गया दिव्य कला मेला। नेक्स्ट है क्यूएस एशिया रैंकिंग। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये 2026 की है। हर बार आता है, ये एशिया की रैंकिंग है, विश्व की रैंकिंग नहीं है। क्यूएस ये बेस्ड संस्था है, लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूट है। लंदन बेस्ड मतलब लंदन में स्थित संस्था है। इस बार जो रैंकिंग जारी की गई है, इसमें कुल 1526 यूनिवर्सिटी शामिल की गई है। 1526 संस्थान शामिल है। इसमें सबसे ज्यादा संस्थान कहाँ से हैं? तो इसका लिस्ट हम बना लेते हैं। सबसे ज्यादा चीन से हैं और दूसरे नंबर पर भारत है, शिक्षा के मामले में भी 394 और 294। भारत के बारे में क्या है, शीर्ष 10 संस्थानों में, शीर्ष 10 स्थानों में भारत का कोई भी संस्थान नहीं है। भारत का कोई भी संस्थान शामिल नहीं। ये गलत बात है यहाँ पर, जो भारत के पक्ष में नहीं है, या भारत के विरुद्ध है, भारत के विपक्ष में है। एक तो ये, तो शीर्ष विश्वविद्यालय कौन से हैं या शीर्ष संस्थान? विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटीज। शीर्ष विश्वविद्यालयों में पहला नंबर है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग का। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। हांगकांग भी चीन के अंडर में ही आता है, जो है स्वायत्त क्षेत्र है चीन का। दूसरे नंबर पर है पेकिंग यूनिवर्सिटी। ये भी चीन के, हम बीजिंग पढ़ते हैं ना, तो इंग्लिश में पेकिंग, तो चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये सेकंड नंबर पर है, हांगकांग में स्थित है, और ये तो पूरा चीन में ही है। भारत के शीर्ष संस्थान कौन से रहे? पहले नंबर पर भारत में जो पहला नंबर रहा वो आईआईटी दिल्ली का, और दूसरे नंबर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा, बेंगलुरु। हर बार यही लोग रहते हैं। जब भी ये रैंकिंग्स तय करते हैं तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? मानक। क्या मानक हैं जिसके बेसिस पर ये किसी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग तय करते हैं? आपको जानना क्यों चाहिए? आप लोग सोच रहे होंगे, पीटी के लिए तो आपको आवश्यक नहीं है, लेकिन मेंस के लिए आपको ये जानना आवश्यक हो जाता है कि क्यों, किस बेसिस पर कोई चीज़ अगर तय की जा रही है तो क्या होना चाहिए। तो फैकल्टी वहाँ पर जो होती है, फैकल्टी का मतलब टीचर्स, फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो कितना है, अनुपात कितना है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, टीचर टू स्टूडेंट रेशियो, उसी को यूनिवर्सिटी में फैकल्टी बोला जा रहा है। यहाँ पे फैकल्टी की जब बात करेंगे, ये फैकल्टी मतलब जो टीचर्स हैं, उसमें इंटरनेशनल फैकल्टी कितनी है?
मतलब विदेश से कितने लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं, टीचर कितने, प्लस ये जो फैकल्टी वाले जो टीचर हैं इनके पास कितने लोग वैसे हैं जो पीएचडी होल्डर हैं, ये भी एक पैरामीटर हो सकता है। ये स्टूडेंट जो हैं इसमें से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने हैं, ऐसा क्यों पूछा जाता है, क्यों रखा गया है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट तभी पढ़ने आएंगे जब आपकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो 3-4 पैरामीटर तो आपके यहीं पर हो गया, प्लस वहाँ पर रिसर्च वो कितनी होती है, वहाँ नवाचार कितना है, किसी भी स्थान पर इनोवेशन का मतलब नवाचार, वहाँ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक रहता है अवसंरचना। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग कैसी है, टेबल चेयर, लेबोरेटरीज, ये सब चीज़ें हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो जनरली आप याद रखेंगे, किसी भी जगह काम आ सकते हैं, क्योंकि जब भी रैंकिंग आती है यही पैरामीटर्स रहते हैं लगभग मिला जुला के। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2030। ये क्या है, इनका आयोजन कहाँ होगा, वेन्यू क्या है, इसका आयोजन किया जाएगा अहमदाबाद में। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत में आयोजित होगा। अहमदाबाद कहाँ है आप लोग जानते होंगे, मोदी जी का राज्य गुजरात वहीं पर है। तो अहमदाबाद में आयोजन होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 100 साल पूरे हो जाएंगे, 100 साल पूरे, किसके, कॉमनवेल्थ के या राष्ट्रमंडल खेल के। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब पहली बार कब खेला गया, 2030 से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1930, 100 साल पहले। ये कहाँ हुआ था, हैमिल्टन में, हैमिल्टन। हैमिल्टन कहाँ है, शहर है कनाडा का। तो ये हो गया इसके बारे में। क्या भारत ने इसके पहले आयोजन किया है, यह भारत का दूसरा आयोजन है। दूसरा आयोजन है, मतलब ये दूसरी बार हम लोग कर रहे हैं, इससे पहले कब किया था, तो हमारा पहला मौका था 2010 का, जब हमने किया था, कहाँ, दिल्ली में। उसी में याद होगा कॉमनवेल्थ घोटाला वगैरह भी आया था, न्यूज़ में था। यहाँ पर जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, भागीदार देश, कितने देश भागीदार होते हैं, भागीदार देश हैं 72, जो पार्टिसिपेट करते हैं खेलों में, और विशेष रूप से वो होते हैं जो ब्रिटेन की कॉलोनी रहे हैं, विशेष रूप से उनके लिए। नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, राष्ट्रपति की सलाह, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। राष्ट्रपति की सलाह नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा सलाह मांगी गई है। तो राष्ट्रपति द्वारा सलाह मांगना मतलब ये शक्ति है, एक आर्टिकल है अनुच्छेद 143, ये अधिकार देता है राष्ट्रपति को अधिकार देता है या शक्ति देता है, किस बात की, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की। सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति इसको मिली है राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं, कौन सी, एक तो बात ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट
सलाह देने के लिए बाध्य है। एक तो बात ये। दूसरा, क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य है? दोनों के उत्तर क्या हैं? नहीं। ना तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, ना तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लो दे ही दिया तो मान लेगा। इस दोनों के जवाब है नो। अब हम आते हैं अपने प्रेजेंट पॉइंट पर। क्या? अच्छा, यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा, मान लीजिए यदि सलाह देता है तो कौन देगा सलाह? इसके लिए 5 जजों की, 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ, 5 जजों की संवैधानिक पीठ सलाह देगी। मतलब ऐसा नहीं कि एक जज बैठा हो सलाह दे देगा, नहीं, 5 जज बैठेंगे, उसी 5 जजों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं, संवैधानिक पीठ, वही सलाह देगी। ठीक। अब रेफरेंस में आते हैं, हमारा जो मेन मुद्दा है वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा जो संदर्भ भेजा जाता है उसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। यहां पर भेजा गया था तमिलनाडु का मामला, अगर आपको याद हो, तमिलनाडु का केस आपको याद होगा, चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं, ब्रीफ में देते हैं। वहां पर क्या था, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के जो 10 बिल थे वो राज्यपाल ने पेंडिंग रखे थे 4-5 साल से, 4-5 तो नहीं, 3-4 साल से द्वारा पेंडिंग, मतलब उस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। इसी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। दो तीन बातें यहाँ पर हुई थी, उनको हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर हम आते हैं रेफरेंस वाले पर। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय दिया था वो डिवीजन बेंच ने दिया था। किसने दिया था? डीबी ने, डिवीजन बेंच। डिवीजन बेंच मतलब 2 जजों की पीठ, 2 जजों की बेंच। तो क्या निर्णय दिया था? 2-3 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो 3 माह की समय सीमा तय कर दी थी, 3 माह की समय सीमा तय। किसके लिए? राज्यपाल के लिए और राष्ट्रपति के लिए, दोनों के लिए। दूसरी बात इन्होंने क्या की थी, 10 बिल को, 10 जो बिल थे को पारित कर दिया, पारित किया हुआ माना जाएगा, पारित किया हुआ मान लिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। इसको बोला गया डीम्ड असेंट, पारित किया हुआ मान लिया गया। अब बन गए बिल कानून। और ये कौन सी शक्ति से किया था सर्वोच्च न्यायालय ने? तो अनुच्छेद 142 की शक्ति उसको प्राप्त है। अनुच्छेद 142 की पावर से किया था सुप्रीम कोर्ट ने। 2 मुख्य मुद्दे थे जिस पर ये निर्णय आया था। अब आगे हम चलते हैं। इसी वजहों से जो हमारे राष्ट्रपति महोदय थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी कि क्या सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय कर सकते हैं। और ये डीम्ड असेंट थे। 2-3
14 सवाल थे, जिसमें से हमारे लिए जो रेफरेंस में है, जो जरूरी है, वो 2 हैं, जिनको हमें जानना आवश्यक है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने सलाह क्या दी? सुप्रीम कोर्ट ने, ये आपका मुद्दा है इस समय, सलाह दी है। क्या सलाह दी इन्हीं मामलों पर? एक तो कहा कि सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट समय सीमा तय नहीं कर सकता। कर सकता, राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए। दूसरी सलाह क्या दी? डीम्ड असेंट का कोई प्रावधान नहीं है संविधान में, अतः सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 143 की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मतलब ये डीम्ड असेंट, ये असंवैधानिक है। 2 बातें यहां पर स्पष्ट हुई। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है, जो आपको याद रखनी है। ये सिर्फ सलाह है, ये अभी लागू नहीं होगा। लागू क्या है इस समय? देखिए, ये लागू नहीं है, ये सिर्फ सलाह दी है। लागू अभी यही है, ये याद रखेंगे। ये लागू है इस समय, इसी से देश चल रहा है। ये तो सिर्फ सलाह है, ठीक है। यहाँ पर जो सहमति का जो मामला आया था, 3 माह की जो समय सीमा ये थी, ये इसमें क्या था? अनुच्छेद 2 अनुच्छेद हैं, एक है अनुच्छेद 200 और दूसरा है अनुच्छेद 201। 200 जुड़ा हुआ है राज्यपाल की सहमति से, राज्यपाल द्वारा विधेयक पर सहमति। और 201 है राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर सहमति से। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर सहमति, ये राज्य के जो विधेयक होते हैं उसके संदर्भ में है। इन्हीं में, इसमें इन दोनों ही अनुच्छेदों में समय सीमा तय नहीं है संविधान में। कि कब तक कोई मतलब राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी बिल पर साइन करेंगे, नहीं करेंगे, ये कोई निर्धारित समय नहीं था। इसी की समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी, 3 महीने, 3 मंथ। इसी पर फिर राष्ट्रपति ने सलाह मांगी थी, तो सलाह उन्होंने दे दी। मैं समझ रहा हूं कि मुद्दा आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलें? आप लोगों की अनुमति हो तो हम आगे चलें। मैं डीम्ड कर लेता हूं, आप लोगों के डीम्ड असेंट मान लेता हूं कि आपने सहमति दी। नेक्स्ट चलते हैं, दुबई एयर शो। दुबई एयर शो दुर्घटना। पहले जानते हैं दुबई एयर शो क्या है। दुबई आप लोग जानते होंगे कहाँ है। दुबई राजधानी है संयुक्त अरब अमीरात की, गल्फ कंट्री में स्थित है। एयर शो का आयोजन हुआ था। एयर शो में क्या होता है, जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो लड़ाकू जहाज होते हैं, उनको दिखाया जाता है। एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी सब दिखाते हैं कि कौन सा एयरक्राफ्ट कितना अच्छा है। तो विश्व के जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है, जो कंपनियां हैं डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली, वो अपने अपने एयरक्राफ्ट दिखाती हैं। फिर क्या होता है, यहीं पर इनको
फायदा क्या होता है, ग्राहक मिल जाते हैं, कस्टमर। ग्राहक यहाँ कोई व्यक्ति नहीं होता है बल्कि कोई देश खरीदता है। ठीक है, इनको कि हमारा वाला ज़्यादा अच्छा खरीद लो, यहाँ ग्राहक मिल जाते हैं तो कंपनी का लाभ होता है। अब इस एयर शो में बहुत से देश आए थे, लगभग 150 देशों ने पार्टिसिपेट किया। आपको देश की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर विमान प्रदर्शनी होती है, जैसे कि हर चीज की प्रदर्शनी होती है तो विमान की प्रदर्शनी होती है। यहाँ आपको याद रखना है थीम, इनका कोई मतलब नहीं कितने देश आए, लेकिन विश्व के अधिकांश देश शामिल हैं, 150 ही तो हैं, क्योंकि कुल देश 192 हैं, तो मेजर देश तो शामिल हैं। थीम क्या थी, द फ्यूचर इज हेयर, द फ्यूचर इज हेयर। ठीक, ये हो गई थीम। यहाँ पर एक दुर्घटना घट गई थी। दुर्घटना को क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट। दुर्घटना हुई इसलिए न्यूज में है, हमारे लिए विशेष रूप से इसलिए जरूरी है कि हमारा एयरक्राफ्ट ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तेजस। तेजस एयरक्राफ्ट जो है एयर में उड़ा, कुछ ही समय बाद जमीन पर टकरा गया और पूरा का पूरा जो तेजस था वो आग के गोले के रूप में तब्दील हो गया, तेजस एयरक्राफ्ट। और सबसे दुखद घटना रही कि यहाँ जो पायलट था हमारा, हमारे देश के पायलट, वो भी शहीद हो गए। ये दुर्घटना, और सबसे बड़ी जो सेटबैक है भारत के लिए वो ये है तेजस के बारे में, ये हमारा देसी विमान था, देसी विमान, लड़ाकू वो भी है, देसी विमान लड़ाकू, जिसे बनाया था एचएल ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया था। भारत वहां पर अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहा था ताकि हम ग्राहक ढूंढ सकें या बेच सकें, क्योंकि भारत अपना डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ाना चाहता है। लेकिन चूंकि दुर्घटना हो गई तो भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, झटका लगा है एक प्रकार से। किस बात का झटका लगा, झटका इस बात का है कि भारत की जो विश्वसनीयता है वो कमजोर हुई कहीं ना कहीं, भारत की जो टेक्नोलॉजी की विश्वसनीयता। ये दूसरी घटना है कि तेजस को लेकर के विश्वसनीयता कहीं ना कहीं वैश्विक बाजार में कमजोर हो जाएगी। तो एचएल अब इसको और सुधारने का प्रयास करेगा। अभी आपको याद होगा इसके बाद में, इसके घटना के 1 या 2 हफ्ते के अंदर हमने एक नया टेस्ट किया है, जिसमें कि एयरक्राफ्ट में कोई अगर पायलट हमारा है तो कैसे वहां से अपने आप को सेफली निकाल सकता है, जो सक्सेसफुल रहा, रेलवे के ट्रैक पर किया गया था। अगर आपने न्यूज पढ़ा होगा तब वो मिला भी होगा। चलिए खैर, ये तो दुर्घटना हुई। यहाँ पर एचएल क्या कर रहा है अभी राइट नाउ, एक इसके वर्जन है तेजस के, एक है मार्क 1A और मार्क 2, ये 2 और बना रहा है, तेजस के वर्जन है। तेजस एयरक्राफ्ट के 2 वर्जन तैयार कर रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने, अगर पिछले महीने आप लोगों को याद होगा 2-3 महीने पहले, तो एक और न्यूज थी, जब हम बनाते हैं तेजस एयरक्राफ्ट तो कोई भी एयरक्राफ्ट बनाएंगे, उसकी खास बात क्या होती है, सबसे जरूरी बात होती है उसमें इंजन हो, है ना। लेकिन ये इंजन भारत हम नहीं बना पाते हैं, हम क्या करते हैं, इसका आयात करते हैं। और कहाँ से आयात कर रहे हैं, अमेरिका से। कंपनी का नाम अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, इससे हम आयात करते हैं। और इसने लगभग 3-4 साल डिले कर दिया है देने में इंजन, 3-4 साल देर कर दी इंजन देने में। समझौते के हिसाब से 2022 से देना था, देना कब शुरू किया, अब हर महीने 2 इंजन दे रहा है, 2 इंजन प्रति मंथ सप्लाई कर रहा है, तब जाके अब हम बना पाएंगे क्या, अपना तेजस। ठीक, तो इसकी वजह से हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी कमजोर हो रही है। क्यों, जस्ट बिकॉज कि इंजन नहीं सप्लाई कर रहा है, इसलिए हम तेजस बना नहीं पा रहे हैं उतनी तेजी से। तो हमारा जो सैन्य क्षमता है, वायुसेना की क्षमता है, वो कम हो रही है। एक बड़ा हर्डल है, जब भी आपको तेजस का जिक्र करना है इस बात को ध्यान में रखना है,
क्योंकि भारत होना चाहता है क्या, आत्मनिर्भर। डिफेंस के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होना चाहता है। इसके लिए हमने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ाया है, उत्पादन बढ़ा दिया है। जब उत्पादन होगा तो हमने निर्यात भी शुरू कर दिया डिफेंस का। हम यहाँ पर मैं डिफेंस की बात कर रहा हूँ, ना कि तेजस की बात कर रहा हूँ, स्पेशली आत्मनिर्भरता के मामले में। ओवरऑल डिफेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। निर्यात हमारा बढ़ेगा और जब प्रोडक्शन होगा तो हमारा आयात कम होगा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होने वाली, जिस पर हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट्स आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है ऊपर नीचे हुआ हो। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। खास बात क्या है इसके बारे में, होता कहाँ है? इसका आयोजन हर साल एक ही जगह होता है। पहली बात तो याद ही रखिए, और पूछा भी जाता है। हर साल गोवा में आयोजित होता है। खास बात क्या है इसकी, ये फिल्म फेस्टिवल के आगे इंटरनेशनल लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर जो पुरस्कार है, ये 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है। यहाँ पर विश्व की सभी फिल्में शामिल की जाती हैं। विश्व की फिल्म्स को अवार्ड दिया जाता है इसमें, अर्थात भारत की केवल फिल्म नहीं होती, जैसे कि ऑस्कर है, गोल्डन ग्लोब है, ये सब अवार्ड हैं। वैसे ही हमारा का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, जहां हम विश्व की फिल्मों को देखते हैं, उनको अवार्ड देते हैं, ठीक है। तो उद्घाटन फिल्म कौन सी थी? द ब्लू ट्रेल। और लास्ट फिल्म कौन सी थी जो हम लोगों ने देखी, चूंकि मूवी देखी जाती है उसके बाद उनको अवार्ड दिए जाते हैं? एंडिंग मूवी थी आ यूजफुल घोस्ट। व्यवहार में चीजें आप समझेंगे ज्यादा समझ में आएगा, डेटा तो सेकेंडरी है। यहाँ पर फोकस कंट्री मतलब किस पर ज्यादा फोकस किया रखा गया था? फोकस कंट्री, हमारा संबंध बहुत अच्छा है तो फोकस कंट्री जापान था। और जब किसी मूवीज को अवार्ड जब दिए जाएंगे, कौन सी मूवी को दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, तो इसका डिसाइड कौन करता है? जूरी करती है। तो इसके लिए एक जूरी बनाई गई थी, जूरी इंटरनेशनल। इंटरनेशनल जूरी, जूरी का मतलब होता है कई लोगों का समूह जो निर्णय करते हैं किसी मामले को लेकर के। तो इंटरनेशनल जूरी जो बनाई गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? राकेश ओम प्रकाश मेहरा। राकेश ओम प्रकाश मेहरा इसके अध्यक्ष थे। जो अवार्ड दिए गए, स्वर्ण मयूर का पुरस्कार किसको दिया जाता है? बेस्ट फिल्म को दिया जाता है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको गया? स्किन ऑफ यूथ को। स्किन ऑफ यूथ मूवी का नाम है, इसको दिया गया है अवार्ड। ये वियतनाम की मूवी है। तो हम विश्व की जो मूवी होती है, फिल्म थिएटर के काम होते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड संतोष दवाखर को दिया गया। तो ये हो गया हमारा नेशनल, यहीं से हम लोग फिनिश करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।